कि जिस तरह से वो रील्स में अपनी भाषा का प्रयोग कर रही थी, और सबसे बड़ी बात ये लगी कि वहां पे आम जनता भी तालियों से उनका स्वागत कर रही। जब 10 लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होता है। कुर्मी हैं उनकी बातें भी तर्क संगत हैं, जो आदिवासी हैं उनकी बातें भी तर्क संगत हैं। अब ये तो केंद्र सरकार को फैसला करना है कि वो कुर्मियों को एसटी का दर्जा देना चाहते हैं या नहीं। इनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से इनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बन सकती हैं अगर इन्हें एसटी का दर्जा मिल जाता है तो। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ से देख रहे हैं, कोई भी एनीबॉडी, हर किसी को अपनी वाणी पे संयम होनी चाहिए। तो हमारे में हिंदू होने का क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि आप हिंदू परिवार में पैदा हो, ठीक है, आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो यही चीज आदिवासियों के साथ भी, उनका कहना है कि जो आदिवासी होते हैं वो आदिवासी पैदा होते हैं, वो बनते नहीं हैं। आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन आंदोलन में अपने भाषा की मर्यादा को भूलना ये बहुत गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज हमारा चर्चा का जो विषय है, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा लेकर आज हम अपने चैनल के माध्यम से पेश कर रहे हैं कि आप तक ये पहुंचे, क्योंकि आपका भी जानना बेहद जरूरी है। कुर्मी बनाम आदिवासी, ये जो मुद्दा है पूरे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बड़ा ही ज्वलंत है, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी उर्वशी शेखर, और हमारे साथ मौजूद है शांति दीपिका खलको। तो चलिए शुरुआत करेंगे हमारी सहयोगी उर्वशी शेखर से। उर्वशी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई जो है वो वर्षों से चली आ रही है और जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये लड़ाई और क्यों है ये लड़ाई। सिमरन जी, देखिए, सबसे पहले ये कुर्मी बनाम आदिवासी की जो लड़ाई है ना, ये आज़ादी के समय से चली आ रही है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये लड़ाई हो क्यों रही है। जो कुर्मी समाज है उनका ये कहना है कि 1931 तक ब्रिटिश सरकार के दौरान वो आदिम जनजाति की सूची में शामिल थे। उसके बाद देश आज़ाद हुआ 1947 में, और 1950 में अचानक ही उन्हें इस सूची से निकालकर ओबीसी में डाल दिया गया। और कुर्मी नेताओं का कहना है कि 6 दिसंबर 1950 को जब लोकसभा में ये मुद्दा उठा था तो उसमें तकरीबन 15 सांसदों ने कुर्मियों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की थी, ठीक है। हालांकि टीआरआई ने कुर्मियों की इस मांग को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जो कुर्मी है उनका रहन सहन, पूजा पद्धतियां और उनकी जो परंपराएं हैं वो आदिवासियों से मेल नहीं खाती हैं, इसीलिए वो आदिवासी की सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं जो कुर्मी समाज है उनका कहना है कि उनकी जो न्याय व्यवस्था है वो आदिवासी परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत चलती है, तो इस हिसाब से उन्हें आदिवासी की श्रेणी में शामिल करना चाहिए, एसटी सूची में शामिल करना चाहिए। वहीं जो आदिवासी हैं उनका ये कहना है कि अगर आप किसी बाहरी को इस सूची में शामिल करते हैं तो वो उनके अधिकारों का हनन के रूप में वो उसे इस चीज को देखते हैं। तो अब यही लड़ाई है। और उनका ये भी कहना है कि एक तो वैसे ही जो आदिवासी समाज है वो हाशिए पर है, उनको अभी भी, हालांकि उनके लिए योजनाएं बनी हैं, लेकिन उनका पूरा मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में किसी और को भी इस सूची में शामिल करना वो आदिवासी समाज को और हाशिए पर धकेल देगा, ये उनका कहना है। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि एसटी सूची में शामिल होने से फायदा क्या होगा इनको। तो देखिए, मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे इन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण मिलेगा। उसके बाद फिर इनके जो सांस्कृतिक और सामाजिक लक्षण हैं, जो उसके बेसिस पर इनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी। अब लड़ाई ये है, जो कुर्मी है वो कह रहे कि हम पहले 1950 से पहले हम आदिवासी की सूची में, हम एसटी सूची में शामिल थे, और आदिवासियों का कहना है कि आदिवासी आप जनजात होते हैं। ये जो महिला नेत्री हैं निशा भगत जी, उन्होंने भी ये बात अपने रैली और इन सब में कहा है कि आदिवासी जन से होता है। तो ये उनका यही कहना था कि आदिवासी बनाए नहीं जाते, आदिवासी पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी लड़ाई इस बात को लेकर है। तो जैसा कि आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें एसटी सूची में शामिल ना किया जाए, वहीं ठीक इसके विपरीत देखा जाए तो कुर्मी जो है वो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए। हाँ,
बिल्कुल। हमारे साथ एक आम जनता के रूप में जुड़ी हुई है शांति दीपिका खलको, जो राजधानी रांची में एक जगह है मांडर। वो रोज मांडर से सफर करके रांची आती हैं। 2 जून की महज रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी का काम करती हैं और ये 2 जून की अपनी रोटी चलाती हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई की इन्हें कितनी जानकारी है। दीपिका जी, आपको आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई सदियों वर्षों से चली आ रही है, आपको जानकारी है? नहीं है, हमको पता नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप महतो में आती हैं कि आप आदिवासी में आती हैं? आदिवासी में। आदिवासी में आती हैं। तो आपको ये पता है कि सरकार जो आदिवासियों के लिए जो योजना लेकर आती है, वो उसका कितना फायदा आदिवासी को हो रहा है, और उसी फायदे को लेकर जो आदिवासी हैं वो नहीं चाहते हैं कि कुर्मी जो है आदिवासी बने। तो नॉर्मल जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई सिर्फ उनके फायदे को लेकर, उनके आरक्षण को लेकर और बाकी तमाम उन चीजों को लेकर है जो आदिवासी को सरकार के द्वारा लाभ मिलता है। तो आप क्या चाहती हैं कि ये जो लाभ है कुर्मी को मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, आदिवासी को मिलना चाहिए। तो ये दीपिका जी का कहना है। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं जानती कि आखिर कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई क्यों हो रही है, कब से हो रही है और आखिर इसका ये मसला क्या है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। पर महज एक आदिवासी होने के नाते ये नहीं चाहती कि कुर्मी जो है वो उन्हें एसटी लिस्ट में शामिल किया जाए। चलिए वापस हम अपनी सहयोगी उर्वशी शेखर के पास आते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से उर्वशी जी दीपिका ने बताया, हालांकि इनको कोई नॉलेज नहीं है कि लड़ाई क्यों हो रही है, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहती कि कुर्मी जो है वो आदिवासी में शामिल हो। तो आप इस पर क्या कहेंगी? ये एक आम जनता की आवाज थी, एक आम जनता की राय थी कि उन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो सिमरन जी, हम इस चीज़ पे टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुर्मी हैं उनकी बातें भी तर्कसंगत हैं, जो आदिवासी हैं उनकी बातें भी तर्कसंगत हैं। अब ये तो केंद्र सरकार को फैसला करना है कि वो कुर्मियों को एसटी का दर्जा देना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना। ये तो कंक्लूजन की बात होगी, केंद्र सरकार जब तय करेगी तब करेगी, लेकिन फिलहाल हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर अगर कुर्मी शामिल हो जाते हैं आदिवासी में तो उन्हें क्या फायदा होगा। अगर कुर्मी ये एसटी सूची में शामिल होते हैं ना, तो उन्हें, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद फिर रोजगार के क्षेत्र में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इन सारे क्षेत्रों में उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलेगी। साथ ही उनके जो सांस्कृतिक और सामाजिक तौर तरीके हैं, उनके हिसाब से उनके लिए, उनको मद्देनजर रखकर उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बन सकती हैं, जिससे कि ये जो समाज है जो फिलहाल हाशिए पर है, ये आगे आ सकता है। इनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से इनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बन सकती हैं, अगर इन्हें एसटी का दर्जा मिल जाता है तो। चलिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल होने पर बेशक फायदा नजर आ रहा है, इसलिए वो शामिल होने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आदिवासियों की कि अगर कुर्मी शामिल होते हैं एसटी सूची में तो इससे आदिवासियों को क्या नुकसान होगा। देखिए, आदिवासियों का ये कहना है कि जो आदिवासी होते हैं ना, वो जन्मजात होते हैं। जैसे कि अगर हम सनातन धर्म की भी बात करें तो हमारे में हिंदू होने का क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि आप हिंदू परिवार में पैदा हो, ठीक है, आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो यही चीज आदिवासियों के साथ भी है। उनका कहना है कि जो आदिवासी होते हैं वो आदिवासी पैदा होते हैं, वो बनते नहीं हैं, ठीक है। और उनका मानना है कि अगर कुर्मियों को एसटी की सूची में शामिल कर लिया गया तो ये जो मूल आदिवासी हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि उनके मूल अधिकारों का हनन होगा, लेकिन जिस तरह से ये जो लड़ाई है उग्र रूप दिनों दिन लेते जा रही है, चाहे हम बात करें निशा भगत की, चाहे हम बात करें ज्योत्सना करकट्टा की, जिस तरह से वो इस लड़ाई में खुले तौर पर वो उतर कर एक चुनौती भरे शब्दों में गाली गलौज के तरीके पे वो उतर आई हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह से गाली गलौज करके वो इस आंदोलन को और किस ओर मुखर कर रही हैं? देखिए सिमरन जी, सिर्फ इसकी बात नहीं, राजनीति का स्तर जहां तक मुझे लगता है आज के समय में बहुत ज्यादा ही नीचे गिर चुका है।
लोग व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करते हैं। अब चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, मर्यादा सबकी होती है, सबकी इज्जत होती है। अगर आप स्त्री भी हैं तो आपको भी किसी के बारे में कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इज्जत हर इंसान की होती है। बिल्कुल, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ मर्यादा की है। लांघने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, क्योंकि हर एक के लिए हमारे समाज ने एक दायरा सीमित किया है, और उस दायरे में ही सीमित रह के आप अपनी, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे सामाजिक लड़ाई हो, या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर जब आप सरेआम उतरती हैं तो कम से कम दायरा मेंटेन तो आपको करना होगा। देखिए, जब आपके पास तर्क होते हैं ना, जब आपके पास फैक्ट्स होते हैं, जब आप फैक्चुअली करेक्ट होते हो, तो फिर आपको इस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास जो प्रूफ है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं, वो ऑथेंटिक है। जब लोगों के पास शब्द कम होने लगते हैं, जब प्रूफ का अभाव होता है, तो फिर वो अपनी, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चिल्लाने से भी गलत बात सही नहीं हो जाती। तो इस तरीके से उग्र आंदोलन, ठीक है, आंदोलन उग्र होना चाहिए, लेकिन आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी के भी साथ नहीं कर सकते, फिर चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो। अगर आपकी बातों में दम है, अगर आपके पास अगर आप फैक्चुअली करेक्ट हो, तो फिर आपको इस लेवल तक जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, अगर आपका मुद्दा जायज है, उसमें सच्चाई है, तो आप उसी के बेस पे अपनी लड़ाई लड़ सकती है, ना कि गाली गलौज करके। उग्र होना सही है, लेकिन उग्र होने का भी एक कायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक राजनीति, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि राजनीति में, हम राजनीति से एक चीज बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि ये जो नेता होते हैं ना, ये आप लोकसभा चुनाव के समय देख लीजिए या विधानसभा चुनाव के समय देख लीजिए, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि राजनीति से एक चीज सीखने लायक है कि आप मर्यादा में रह के कैसे मर्यादा लांघते हैं। ये चीज, मतलब देखिए उर्वशी जी, मैं यहाँ पे एक चीज जनता को बताना चाहूंगी कि राजनीति का अर्थ ही होता है जो नीति से राज करे। लेकिन आज की जो राजनीति है उसमें सिर्फ राज तो लोग करते हैं, लेकिन नीति से नहीं करते। कहीं भी दूर दूर तक राजनीति में नीति का कोई लेना देना नजर ही नहीं आता है। बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि अब यहाँ पे लोग अपने आप को सही दिखाने के लिए सामने वाले को, अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक शो किया था जिसमें हमने बात की थी कि जो प्रधानमंत्री की माँ के बारे में कहा गया, और ये पहला वाकया नहीं था, इसके पहले भी हुए हैं। तो अगर आप राजनीति में आ रहे हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको एक, मतलब अगर आप, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी एक फैन बेस है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप, लोग इंस्पायर होते हैं। अगर मैं किसी को एडमायर करती हूँ, अगर मैं किसी को अपना नेता मानती हूँ, तो मैं उससे इंस्पायर होती हूँ। तो आपको अपनी जो वाणी है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के बीच में जा रहे, तो आपको अपनी वाणी पर तो संयम रखना ही होगा, वरना फिर आप। अभी उर्वशी, चंद दिन पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, यूट्यूबर अमित को भी गिरफ्तार किया गया। उनकी भी जो वाणी थी, लहजे में जिस तरह के वो गाली गलौज से वो अपनी शुरुआत करते हैं, अंत तक वो गाली गलौज पे ही बने रहते हैं, तो ये भी किसी भी एंगल से जायज नहीं। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो बिल्कुल सही है, और मैं तो कहूंगी कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी पब्लिक फिगर, कोई भी, चाहे वो नेता हो या ये यूट्यूबर, इनके भी फॉलोअर्स तो होंगे, सब्सक्राइबर्स तो होंगे। 10 लोग अगर इस बंदे की वीडियो देख रहे हैं, उसमें से भले 2 लोग ही ऐसे हैं जो इसकी बात को सही मानेंगे, लेकिन उसमें, उसके इस वीडियो का असर उन 2 लोगों पर भी तो हुआ ना। तो वही चीज़ है, जब आप पब्लिक डोमेन में होते हो, आप चाहे इन्फ्लुएंसर हो, आप चाहे नेता हो, आप कोई भी, अगर आप पब्लिक सेक्टर में हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस चीज़ का कि आप अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं। वैसे उर्वशी जी, आपने ज्योत्सना जी का रील्स देखा है? हाँ, मैंने देखा है। क्या लगा रील्स को देख के आपको? क्या महसूस किया? देखिए, भाषा की मर्यादा तो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, भाषा की मर्यादा तो बनाए रखनी होगी, मतलब रखनी चाहिए। अब होगी, मैं उर्वशी, मैंने भी उनका रील्स देखा था, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से वो रील्स में अपनी भाषा का प्रयोग कर रही थी, और सबसे बड़ी बात ये लगी कि वहां पे आम जनता भी तालियों से उनका स्वागत कर रही। वही वही तो मैं बात, चीजें मुझे बहुत मैं वही तो कह रही हूँ ना कि क्योंकि लोग इनको एडमायर करते हैं, तो अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आपको 10 लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको एडमायर करते हैं, अगर आप ही इस तरीके का आचरण करोगे, तो उनके लिए, उनको तो यही लगेगा ना कि ये मेरा लीडर है, अगर ये ऐसा कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। इंस्पायर तो आप उन्हीं से हो रहे हो ना, क्योंकि जब आप पब्लिक डोमेन में जाते हो, जब आप पब्लिक सेक्टर में होते हो,
तो आपको नहीं पता कि कितने लोगों की लाइफ को आप इम्पैक्ट करते हो, है ना? तो ऐसे में अगर आप नेत्री हो, आप महिला नेत्री हो, आप नेता हो, कोई भी हो आप, अगर आप पब्लिक सेक्टर में हो, तो कुछ भी बोल, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब 10 लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि वो 10 लोग अगर आपको देख के इंस्पायर उर्वशी जी, जैसा कि आपने एक उदाहरण की बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल आप YouTube पे भी अगर आप अपने कंटेंट पोस्ट करते हो, डालते हो, तो उस टाइटल में भी आजकल आप वैसे जो उग्र करते हैं उस शब्द को भी आजकल YouTube नहीं लेता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आम जनता को भी इससे बिल्कुल सीख लेनी चाहिए कि जब YouTube नहीं लेता तो कम से कम हमें तो इतनी संयम होनी चाहिए आम जनता होने के नाते। चाहे मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ से देख रहे हैं, कोई भी एनीबॉडी, हर किसी को अपनी वाणी पे संयम होनी चाहिए, क्योंकि आप जब इस तरह की राजनीति करते हैं या सामाजिक तौर पे आप किसी को बोलते हैं तो आप वहां पे अपने संस्कार को पेश करते हैं। क्यों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और मतलब ये अगर 10 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, है ना? अगर 10 लोग आपसे इंस्पायर कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उनके प्रति कि वो आपसे कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हो, 10 लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो भी 10 आगे जाके यही चीज़ करेंगे। वो, क्योंकि उनको तो यही लगेगा ना कि अगर मेरा नेता ऐसा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इंस्पायर तो वो आप ही से हो रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं या एक बुरा एग्जाम्पल। आंदोलन करना गलत नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि भारतवर्ष में अगर आंदोलन नहीं होते तो शायद देश आज भी हमारा देश गुलाम होता। आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन आंदोलन में अपने भाषा की मर्यादा को भूलना, ये बहुत गलत है। लेकिन आजकल तो उर्वशी देखने को ये मिलता है कि मुद्दा कुछ और होता है और बातें कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं और मेन मुद्दे से लोग भटक जाते हैं। चलिए एक बार फिर से हम दीपिका से जुड़ेंगे और जानेंगे कुछ और बातें। दीपिका, जैसा कि आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं है कि ये लड़ाई हो रही है, उसके बावजूद भी आप चाहती हैं कि कुर्मी जो है वो आदिवासी की सूची में शामिल हो, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि अगर आदिवासी में शामिल हो जाता है कुर्मी समुदाय, तो क्या कुछ आपको यानी आदिवासी को नुकसान हो सकता है? नुकसान हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो तो पैदाइशी हैसे नहीं है, हम लोग का में नहीं आएगा, कैसे हो सकता है? बिल्कुल, इन्होंने ये बात सही कही। हालांकि इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है कि वो पैदाइशी तो है ही नहीं। तो हालांकि यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज जो है एक जद्दोजहद, एक लड़ाई जो है जो कई वर्षों से चली आ रही है कि कुर्मी कहता है कि हमें एसटी सूची में शामिल होना है और वहीं आदिवासी समुदाय जो है इसका कड़े तौर पे विरोध कर रहा है। कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई जो है 3 बार हुई, जिसमें 2022, 2023 और 2025 जो अभी पिछले महीने सितंबर में ही होकर हटी है। और एक साइड कुर्मी रेल टेका आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें एसटी सूची में किसी भी हाल में शामिल होना है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ राजभवन के पास आदिवासी समुदाय जो है वो उनके विरोध में आंदोलन कर रहा था कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन कुर्मी को जो है वो एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। हालांकि ये लड़ाई जो है ये क्या रंग लेकर आएगी ये तो खैर आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इस बीच में कितने और आंदोलन होंगे, क्या कुछ नुकसान होंगे? हालांकि आंदोलन जब होता है तो बहुत सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं। हालांकि जब बड़े पैमाने पर कोई भी आंदोलन होता है तो कितनी बार ऐसा देखने को आया है कि उस दिन छुट्टी कर दी जाती है। बहुत सारे चीजों को जो है वो अगर हम देखें तो इस आंदोलन का नुकसान ही होता है पर फायदा नहीं होता। लेकिन ये फायदा किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता है वो है कुर्मी समुदाय, और दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय है जो वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहता कि कुर्मी जो है वो उनकी हकमारी करे। हालांकि कुर्मी समुदाय आदिवासियों का हक मारने में कितना सक्षम हो पाता है, किस हद तक जायज होगा, ये लड़ाई अभी काफी लंबी चलने वाली लगती है। और हालांकि ये जो लड़ाई है आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में खुलेआम देखने को मिलते हैं आए दिन। अभी फिर से जनवरी में ये आंदोलन और भी इस तरह के सुनने को मिल रहे हैं कि जनवरी में फिर से एक आंदोलन होने वाला है। खैर अब ये रूप कितना बृहत रूप अपनाएगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन यहाँ पर हम आम जनता से भी जब हमने बात की, जो जनता कहीं सब्जी बेच रही है, कोई रिक्शा चला रहा है, आम जनता जिनको इस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो भी यही चाहती है कि जब हम आदिवासी हैं तो ये हम जन्मजात है,
कुर्मी को हम आखिर अपने में शामिल क्यों करें? ये सवाल सोचने वाला है। खैर, एक बार हम और दीपिका के पास आते हैं। दीपिका, जैसा कि आपने बताया कि आप जितना समझ पा रही हैं कि वो लोग जन्मजात नहीं है आदिवासी, वो लोग आदिवासी समुदाय में परिवार में जन्म नहीं लिए हैं, तो हम उन्हें शामिल क्यों करें? आप एक बात बताइए, जिस तरह से कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई हो रही है, इतना तो आप जान गई, समझ गई हमारी बातों से कि ये लड़ाई लड़े जा रही है जो, वो सिर्फ कुर्मी जो है आदिवासी बनने के लिए लड़ रहे हैं। आप इतना समझ गई? अब आप क्या कहेंगी कि आपके कौन से वो हक है, जो आदिवासी का जो हक है, वो कौन सा कुर्मी समाज के जो आएगा तो आपको खतरा लग रहा है? क्या कुछ है, क्या समझ पाई हैं आप? जो हमको लाभ मिल रहा है वो कुर्मी को बिल्कुल, कैसे आदिवासियों को सरकार की जो योजना चलती आ रही है आदिवासियों के फायदे के लिए, वो आप लोगों को मिल रहा है, और आप लोग को ऐसा लग रहा है कि जब कुर्मी शामिल हो जाएगा तो आपको उस योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उसको नहीं मिलेगा, और हम लोग को तो इतना ही जानकारी नहीं है। चलिए, जैसा कि दीपिका जी ने बताया, इन्हें पूरी तरह से ये पता नहीं है कि सरकार की क्या योजनाएं हैं आदिवासियों के लाभ के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके आरक्षण के लिए। लेकिन ये चीज जो है वो महतो भी कितना समझ पाते हैं कि उनको उस योजना का क्या लाभ मिलेगा, या फिर हम यूं कहें कि कुर्मी बनाम आदिवासी की लड़ाई जो है वो नेताओं की है, आम जनता को इससे कितना सरोकार है। तो इसका साक्षात उदाहरण यहाँ पर दीपिका जी हमारे सामने बैठी हुई हैं। उन्होंने बताया, बहुत कम शब्दों में बताया, लेकिन ये नहीं चाहती। और जब हमने तमाम लोगों से भी बात की तो वो भी नहीं चाहते कि आखिर आदिवासी क्यों शामिल करे कुर्मी को, और सवाल बहुत बड़ा है। तो कुर्मी बनाम आदिवासी, ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसका परिणाम क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? जैसा कि हमने हमारे सहयोगी से बात की और एक आम जनता के रूप में बैठी हमारे साथ जो दीपिका जी थी, उनसे हमने तमाम बातें की और जाना। हालांकि अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये लड़ाई की सेक जो है और कहां कहां तक पहुंचती है। बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ।